हेलो दोस्तों, जैसा कि आज पता है आज के इस वीडियो में हम आपको 11th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आज आपको फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, उसका एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये भी बताएंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं और हर टाइप से ग्राफ भी कैसे बनेंगे, उनके डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन बोला किसको गया है। फंक्शन एक्चुअल में रिलेशन को ही फंक्शन कहा गया है, लेकिन रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, यही सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सपोज करिए यहाँ पर एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी ले लिया हमने 4 5, ठीक है। ये हमने दो सेट ले लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक रिलेशन मैं दे रहा हूं आपको आर सच दैट ए कामा बी सच दैट ए इज एन इवन नंबर। इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक रिलेशन बनाया हुआ है यहाँ पे ए कामा बी टाइप का, जिसमें ए जो है क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर का मतलब होगा कि जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है इसमें ये वाला इवन होना चाहिए। बी के बारे में कोई बात नहीं बोली गई इसमें। तो अगर इसका हम एलिमेंट लिखें तो कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 1 4 आ नहीं सकता, क्योंकि 1 आपका क्या है, ऑड है। क्योंकि आप पता कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसमें से ही एलिमेंट लिए जाएंगे, इस रिलेशन में आएंगे। तो 1 4 1 5 नहीं हो सकता। 2 4 हो सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पर देख सकते हो इवन है। 2 5 भी हो सकता है, ये भी देख सकते हो। इसी तरह से 3 4 3 5 नहीं हो सकता है। तो ये दो ही एलिमेंट है यहाँ पे रहा इसमें। तो दिस इज ए रिलेशन। ये क्या है, दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये सेट ए से सेट बी में क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। अब क्या इस रिलेशन को फंक्शन बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। वो क्यों नहीं बोला जा सकता, वो दो कंडीशन आप सुनिएगा, देखिएगा। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड ए फंक्शन। कोई भी रिलेशन ही फंक्शन कब होगा, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। मतलब इसका मतलब समझिए कि जो रिलेशन है, रिलेशन का हर एक एलिमेंट किसका, ए का, रिलेशन में जो है ए का हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, बी में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका उससे कनेक्शन हो। जैसे अगर आप इसका डायग्राम देखो तो ये सेट ए है और ये सेट क्या है, ये सेट बी है, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब आप इसको सिंपली देखिएगा। अगर आपने देखा होगा रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ए में एलिमेंट 1 2 3 थे और यहाँ पे हो जाएंगे 4 और 5। तो इसमें रिलेशन 2 का 4 से 2 का 5 से, ठीक है, सिर्फ ये रिलेशन है। तो ये आपका एरो डायग्राम है इस रिलेशन का, ठीक है। अब ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का, किसका, ए के हर एक एलिमेंट का बी से कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम सोचते कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। ये बात कंडीशन पूरी तरह से नहीं सेटिस्फाई होती कि हर एक एलिमेंट ए का जो है बी से कनेक्ट हो यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलेशन को क्या बोला गया है, रिलेशन आर इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट B in set B such that A comma B belongs to R। तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। ये देखिए जो हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पर फंक्शंस की,
वो सारी बातें आप नोट करते रहिए और उसको समझते रहिए। देखिए एक बार हम आपको फिर से बताते हैं ये हमने क्या लिखा हुआ। अगर आप चाहो तो इस वेन डायग्राम से समझ सकते हो। वेन डायग्राम क्या है, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम से। जैसे ये रिलेशन है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक। अब यहाँ सेट ए का जो एलिमेंट 2 था वो 4 से कनेक्ट है और 5 से कनेक्ट है, तो ये गलत है। पहली देखिए पहला पॉइंट क्या है उसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि ए का हर एक एलिमेंट बी से किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है फंक्शन की। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट तो हो लेकिन यूनिकली कनेक्ट हो। यूनिकली का मतलब समझ आया आपको कि मतलब हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से सिर्फ एक ही बार कनेक्ट हो। ये नहीं कि जैसे यहाँ पर देखो 2 का कनेक्शन 4 से भी है, 2 का 5 से, तो ये डेफिनेटली जो है फंक्शन नहीं होगा। मान लीजिए अगर मान लीजिए ए का 4 से भी हो जाता, 3 का 5 से भी हो जाता, तो भी ये फंक्शन ना होता। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट कनेक्ट भी हैं लेकिन 2 का कनेक्शन जो है 4 से भी है और 5 से भी है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। रिलेशन जो आर होता है वो फंक्शन कब होगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलिमेंट बी इन सेट बी। मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए बी में केवल एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिस वो कैसा होना चाहिए कि वो ए कामा बी आर में बिलोंग करे, ठीक है, कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा सिस्टम है यहाँ पे फंक्शन के लिए। देखिए अब इसका हम एक एग्जांपल आपको बना के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अब ये रिलेशन फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का 5 से, 3 का 4 से है। कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ 1 का और 3 का 4 हो गया, तो इमेज तो अलग अलग है ना, मतलब कनेक्शन अलग अलग है। देखिए 1 का सिर्फ 4 से कनेक्शन है, 1 का और किसी से कनेक्शन नहीं है। हमने उल्टा नहीं बताया कि 4 का कनेक्शन इधर हो जाए, 2 एलिमेंट से अलग अलग, ऐसा नहीं बोला हमने बोला ये डोमेन है। आपको पता है इस समय ये डोमेन होता है, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 का जो कनेक्शन है 4 से है सिर्फ, और किसी से भी नहीं है। 1 का कनेक्शन और किसी से नहीं है, मतलब इधर वाले एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए, ये आप समझ लीजिए। और हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए, नहीं कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर एक एलिमेंट हम 4 ले ले तो 4 का कनेक्शन किसी से भी नहीं है इस समय, तो इस समय फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो है फंक्शन बनाने के लिए हर एक एलिमेंट का कनेक्शन बी से होना चाहिए और यूनिकली होना चाहिए। तो ये मतलब हो गया। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, क्योंकि समझना आपको है। ये चैप्टर थोड़ा आसान भी नहीं है क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको हर एक चीज़ समझना है इसमें यहाँ पे। चलिए एक मैं सेट ए लेता हूँ, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हमने एक रिलेशन लिया, यहाँ से रिलेशन लिया हमने R1। देखिए 1 का 4 से लिया, 2 का 5 से लिया, 3 का 6 से लिया। तो यहाँ से 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही आसान तरीका है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट है, ये भी सही है, और यूनिकली भी कनेक्ट है। यानी कि ऐसा नहीं कि 1 का कनेक्शन 4 से, 1 का 5 से है। तो दिस इज फंक्शन, दिस R1 is said to be ये एक फंक्शन होगा, बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप जो है इसी तरह से आप चेक करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है सेट ए और सेट बी नहीं दिए रहते हैं, जैसे आपके पास सिर्फ आपके पास रिलेशन दिया रहेगा 1, 4 1, 6 1, 7 2, 7 4, 5 7, 8, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और सेट ए और बी नहीं दिया रहेगा आपके पास, सेट ए क्या है बी क्या है ये नहीं पता रहेगा। ये रिलेशन दे देंगे, आप कहेंगे आइडेंटिफाई करिए कि ये रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं। तो एक बात समझ लीजिए, कैसे हम पता करेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे पकड़ो जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो। जैसे इन दोनों में फर्स्ट देखो 1 दोनों में सेम है, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 का कनेक्शन यहाँ 4 से भी है और 1 का कनेक्शन 6 से भी है। अगर इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे, इसका यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 है इसमें, और फिर 2 है, और ये 4 है, 7 है, इसमें आ जाएगा
4 6 7 5 और 8। तो यहाँ देख सकते हो 1 का कनेक्शन किससे है, 4 से है, 1 का कनेक्शन 6 से भी। देखिए 2 एरो निकल रहे हैं ना, तो यही सही गड़बड़ हो गया। यही इसी बात ने जो है ये शो कर दिया कि ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 का कनेक्शन 4 से, 1 का 6 से है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग करते हैं इसको। एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए इसी में हम आपको बता देते हैं सारी चीज़ें, है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ये जो रिलेशन है, जनरली हम लोग रिलेशन को जब फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जनरली इस चीज़ को हम रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f से। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। फंक्शन है क्योंकि फंक्शन का पहला लेटर आपका f होता है, तो हम लोग इसको स्मॉल f यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, 1 का कनेक्शन 4 से है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है फंक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? फंक्शन के रूप में पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सेट अगर A है, ये सेट B है। फॉर एग्जाम्पल सेट A है, सेट B है। अगर ये फंक्शन हो जाता है, इसको लिखने का तरीका होता है f इज ए मैपिंग फ्रॉम A टू B। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये हम लोग रीड करेंगे, इसको रीड करने का तरीका होगा। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिए कि इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, f इज ए मैपिंग, फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, चाहे आप मैपिंग बोल लीजिए चाहे फंक्शन बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि इसमें जो कनेक्शन होता है एलिमेंट का, उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1 का कनेक्शन 4 से है, रिलेशन किसके द्वारा, f के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि फंक्शन लीजिए और उसमें 1 पुट करिए ये, और वो बराबर किसके होगा, 4 की। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे 1 का कनेक्शन 4 से है तो ये इस तरह से लिखने का तरीका होगा। यहाँ 2 का कनेक्शन किससे, 5 से है, तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से 3 का कनेक्शन किससे, 6 से है, तो f3 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन हो गया। और एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर किसको इमेज बोलते हैं, किसको प्री इमेज बोलते हैं, वो भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ से, यहाँ पर 1 का जो है फंक्शनल वैल्यू क्या है, 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू, इसको ये 4 जो है ये वैल्यू है किसकी, इस फंक्शन की, किस पॉइंट पर, 1 पर। जैसे यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है, 5 है, इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या है, 6 है। वेरी सिंपल है ना। अब आप समझिएगा इस चीज़ को, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 की इमेज क्या है, यानी 4 है। क्या है, 4 है, यानी 4 इज द इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन f। ठीक है, मतलब ये जो 4 है ये इमेज है। क्या है, देखिए इमेज क्यों बोला गया, क्योंकि इधर से वैल्यू पुट करते हैं, इधर जाके वैल्यू मिलती है मुझे। ये पुटिंग वैल्यू होती है, ये समझो इनपुट है, ये आउटपुट है। अभी हम आपको बताएंगे, फंक्शन को समझाएंगे कैसे, इस चीज़ को हम समझेंगे पूरा एग्जाम्पल देकर। तो चलिए इसको हम और समझते हैं इसको अच्छे से, कि ये जो देखिए ये जो 4 है 1 का इमेज है, यहाँ 5 क्या है, 2 का इमेज है, 6 क्या है, 3 का इमेज है। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, उल्टा अगर देखा जाए, जैसे 4 जो है 1 का इमेज है, तो 1 क्या होगा, 1 जो है 4 का प्री इमेज होगा। नहीं समझ आया। 2 जो है 5 का क्या होगा, प्री इमेज होगा। 3 क्या है, 6 का प्री इमेज होगा। उल्टा हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको समझा देते हैं। जैसे ये 1 का कनेक्शन 4 से है, तो इमेज ऑफ 1 क्या होगी, 4 हो जाएगी, और प्री इमेज ऑफ 4 क्या होगी, f इनवर्स 4 इज इक्वल टू 1। इस तरह से भी आप समझिएगा इसको, f इनवर्स 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसको अगर उल्टा अगर b से a की ओर चले तो वो फंक्शन आपका होगा f इनवर्स। क्या होगा, f इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ 4। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, या बोल सकते हैं प्री इमेज ऑफ 4। जैसे हम लोग यहाँ बोलते थे इमेज ऑफ 2 5 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन थी, ये भी आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन हमने लिया 2x³ + 3x।
यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले रखा हुआ है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, ये इस मशीन को देखिए, समझ लीजिए ये आप लोगों ने देखा होगा गेहूँ पीसने वाली मशीन। यहाँ से गेहूँ डाला जाएगा और ये मशीन के अंदर जाएगा, जो भी स्टेप फॉलो होंगे उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपका आटा मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो इससे एग्जाम्पल हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से डोमेन और रेंज की सारी बातें आप समझ पाओगे। तो देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर जो भी हम लोग इनपुट करते हैं वो जो इसमें यक्स पुट करते हैं, जैसे हमने अगर x इक्वल टू 1 पुट किया तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 का क्यूब 3 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमने इसमें इनपुट किया वो 1 किया, तो इसमें हमने 1 डाला। जैसे आप लोग जो है इसमें गेहूं डालते हो, मशीन में अगर जो भी डालता है उसमें गेहूं डाला जाएगा तो गेहूं इसके अंदर आ जाएगा। तो वैसे ही हमने इसमें 1 इनपुट किया है, तो 1 जैसे ही आएगा इसके अंदर तो सबसे पहले इसका क्या होगा, 1 का क्यूब होगा। क्या होगा, 1 का क्यूब होगा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो वो यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा यहाँ से, तो यहाँ से जो इनपुट किया था उसका यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हुआ और आगे जाके जो रिजल्ट आया वो 3 इंटू 1 प्लस क्या हो गया जाके 2 इंटू 1 का क्यूब। मतलब एक एग्जाम्पल समझ सकते हो इसको कि एक हमने एक सिर्फ एक यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया है ताकि आप समझ सको। देखिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो मशीन के अंदर अब ऑटोमेटिक सब कुछ होता है जो सेट है अपना, तो वैसे ही ये मशीन आपका फंक्शन का काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, और जो इनपुट ले रहा है वहाँ पे वो क्या है, उसी को हम लोग डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन का एलिमेंट होगा। यानी अगर डोमेन को रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो किसी भी फंक्शन का वो डीएफ होता है और जो रेंज होता है उसको हम लोग आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सिंपली अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो डोमेन में इसमें अभी जो हमने आपको दिखाया वो 1 हमने इसमें इनपुट किया था। ठीक है, और उसके अंदर जो सारी एक्टिविटी हुई वो काम होता है फंक्शन का, और जो रिजल्ट बाहर निकल के आया इसमें क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें गेहूं डाला तो गेहूं आपका डोमेन में जाएगा और जो इसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसको पीसने का जो भी प्रक्रिया होती है वो फंक्शन का काम होगा, और लास्ट में जो आटा निकलता है वो होगा रेंज का एलिमेंट। रेंज मतलब बाहर हो गया, उसके जो रिजल्ट आया तो वो आरएफ में जाएगा, उसका एलिमेंट यहाँ से दे सकते हो 5 आया। इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे कि जो इनपुट करते हैं, जैसे इसमें जो है इस फंक्शन में जो x है वो x डोमेन का एलिमेंट है। क्या है, डोमेन का एलिमेंट है, और जो fx है वो किसका है, वो रेंज का एलिमेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरह से जो हम लोग फंक्शन को समझेंगे। अब यहाँ पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन को समझाने का तरीका ये है कि जैसे इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन का जो डोमेन है और रेंज है वो दोनों रियल नंबर हैं। क्या है, रियल नंबर है। यानी कि इसमें जो भी हम रियल नंबर चाहें हम पुट कर सकते हैं। रियल नंबर समझ रहे हो ना, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसका डोमेन यहाँ पर फंक्शन का क्या हो जाएगा, वो आर हो जाएगा। डोमेन आर क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है और इसमें हम कुछ भी पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी रियल नंबर में, और जो रेंज जाएगी आपकी वो रियल नंबर में ही जाएगी। देखिए आपका जो एलिमेंट जो 1 रखा था तो क्या आया था, 5 आया था। इस तरह से 2 रखोगे तो 2 क्या आएगा, 2 8 16 6 22 आ रहा है। यानी f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 22 वैल्यू आ रही है। तो ये 22 भी जो है आरएफ में जाएगा, किस में जाएगा, रेंज में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आरएफ रेंज होगा वो किसका सबसेट होगा, रेंज का होगा। तो ये जो हम यहाँ पे आर यूज कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो ये जो आर है ये आर आपका कोडोमेन होगा। क्या होगा, ठीक है, कोडोमेन होगा। एक बात और समझ लीजिए, ये जो कोडोमेन होता है और ये क्या है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और रेंज क्या होता है, वो रेंज हमेशा इसके अंदर आता है। हमेशा समझ लीजिए रेंज किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, जो आर होता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो इसका रेंज हो वो इस कोडोमेन के बराबर हो, हमेशा इसका सबसेट भी होता है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन इक्वल हो ये कोई कंडीशन नहीं होती, हमेशा इक्वल नहीं होता है। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को देखिए,
इसका डोमेन की बात करिए, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ का क्या मतलब है? डोमेन ऑफ एफ का मतलब होता है सिंपली, आप जो भी आप पढ़ते हो समझ लीजिए, इसमें जो इनपुट होता है वही डोमेन होता है। जो एक्स चीज आप पुट कर सकते हो वही डोमेन है। लेकिन आप पुट हर चीज पुट नहीं कर सकते हो। पुट आप वही चीज कर सकते हो जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर किस पर डिफाइन है? हर रियल नंबर पर डिफाइन है। यानी डोमेन की डेफिनेशन क्या बनी? द कलेक्शन ऑफ all points at which the given function is defined। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो होगा जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड होगा उस कलेक्शन को हम लोग डोमेन बोलेंगे। जैसे एफ एक्स को यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है, एफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है। भाई एक्स स्क्वायर कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 1.2 ले लो, स्क्वायर तो सबका पॉसिबल है ना। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो दिस इंप्लाइज डी एफ क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? रियल नंबर होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। और रेंज क्या होगी? रेंज समझ लो तो समझो क्वेश्चन हो गया। रेंज देखिए, आप एक चीज बताइए, एक्स स्क्वायर क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन होगा या तो 0 होगा। यानी ये वैल्यू जो है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। यानी रेंज की बात की जाएगी तो 0 से इनफाइनाइट होगा। ये इसका रेंज हो जाएगा आर एफ। इस तरह से समझ सकते हो। या इसको अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो जितने भी इमेजेस होती हैं, जैसे रियल नंबर में जितने भी पॉइंट बिलोंग करते हैं रियल नंबर डोमेन में, उन जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट पे जो भी वैल्यूज मिलती हैं वो कहाँ जाएगा? आरएफ में जाएगा। यानी अगर हम आरएफ की डेफिनेशन देखें तो आरएफ क्या होता है? इमेजेस का कलेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे आरएफ क्या है, यहाँ से वो एफएक्स होता है। एफएक्स मतलब वैल्यूओं का कलेक्शन होता है, ठीक है। और कैसे? एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग इन डीएफ। जो डोमेन होगा उसमें जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे उनके लिए जितने भी इमेजेस मिलेंगी वही आपका रेंज होगा, यानी आरएफ होगा उस फंक्शन का, ठीक है। और एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे मान लीजिए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया 1/x - 2, ठीक है, 1/x - 2। अब आप इस फंक्शन को देखिए और मुझे बताइए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन बहुत ही आसान निकालना है कि ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है, x इज इक्वल टू 2 छोड़ दो, बाकी सब पर डिफाइन है। क्यों? क्योंकि अगर 2 ले लोगे तो 1/0 नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट जो भी बोल सकते हो। तो 2 को छोड़कर बाकी सब पर डिफाइन है ना। तो ये इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, df जो हो जाएगा वो r में से सिर्फ 2 को हटा दो। इसलिए देखिए r - 2 कर दिया। रियल नंबर में 2 को छोड़कर बाकी हर पॉइंट के लिए डिफाइन। आप कुछ भी रख लीजिए, इसकी जब 2 रख लीजिए, 2.3, 2.2, 2.5 कुछ भी रख लीजिए 2 को छोड़कर। तो इसका जो है डोमेन क्या हो जाएगा? r - 2 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज निकालने के लिए भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं तो उनको हम सॉल्व करके बताएंगे डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ द फंक्शन। टाइप्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है? देखिए टाइप्स ऑफ द फंक्शन को डिफाइन करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम कुछ एग्जांपल्स लेके उनको जो है हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये चीज़ फिक्स नहीं है कितने टाइप्स होते हैं। आप फंक्शन को पर्टिकुलर नेम देकर भी उनके टाइप्स बना सकते हैं। तो हम आपको बेसिकली इसमें आपको बताएंगे कौन कौन से टाइप होते हैं, बस आप उनको नोट करके सीखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन समझ लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू के, कोई भी नंबर हो, के इज ए कांस्टेंट, के इज एनी रियल नंबर। के क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की बात किया जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ भी ले लीजिए। मतलब यहाँ पर के जब आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए वो सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन होते हैं।
कांस्टेंट फंक्शन का अगर ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा देख सकते हो यहां से। जैसे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू के है, मान लेते के ग्रेटर देन 0 है पर कहीं होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ, ये आपका के होगा, ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देख सकते हो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखें कैसे प्लॉट हो गया, अगर हम आपसे कहें f1 की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 3, मान लीजिए सपोज करिए, हम आपसे कहें f1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, f2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, f4 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, मतलब ये है f6 की वैल्यू क्या होगी, 6 वैल्यू, सॉरी 3 वैल्यू होगी यहाँ से। तो अब आप देखिए डोमेन का एलिमेंट, ये हमने आपको बता रखा हुआ है, ये जो x होता है डोमेन होता है, और ये रेंज का एलिमेंट, जो वैल्यूज़ मिलती हैं f(x) की वो रेंज में जाती हैं। तो यहाँ पर जो x है वो आपका कुछ भी रखो फंक्शन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, वेरिएबल है नहीं, तो आप x की जब कुछ भी पुट करोगे तो आपको वही कांस्टेंट मिलेगा बार बार। तो इसीलिए जैसे अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो अगर मान लीजिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू यही था 3 ले लीजिए, मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 था, तो कैसे प्लॉट हो गया, तो ये आप देख सकते हो इसको, ये 1 पर कितना मिला था, 1 पर 3 मिला था, 1 2 3, ये मान लीजिए 1 2 3 है, तो ये 1,3 पॉइंट मिल गया था। अगर हम 2 की बात करें तो 2,3 1 2, ये 2,3 मिल गया था। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपका एक क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का, ठीक है। यानी अगर सिंपली हम आपसे बात करें यहाँ पर डोमेन क्या है, इस कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। किसको नहीं समझ में आया, डोमेन है, रियल नंबर है ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि रियल, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा ये फंक्शन, तो इसका डोमेन आर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें आर एफ रेंज की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो रेंज की जो वैल्यू होगी वो हमेशा के मिल रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट में आप के रख दीजिए, हो गया आंसर। अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3 होता तो इसका जो डोमेन था वो होता आर, और आर एफ जो होता वो 3 केवल एलिमेंट, क्योंकि रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और एक बात और समझ लीजिए, इस ग्राफ को देख के बताइए ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी दिस इंप्लाइज कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो डोमेन क्या था, इसका रियल नंबर था, रेंज क्या था, जो भी वैल्यू होगी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 इसका रेंज हो जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 हो जाएगा, जो भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ग्राफ भी हमने आपको बता दिया और एक टाइप भी होगा। चलिए अगला टाइप भी लेते हैं, आपको बताते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, अगला टाइप है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका है इसको समझना। देखिए कोई भी फंक्शन है, अगर हम लोग कुछ भी x में पुट करें और हूबहू वही मिल जाए, x रखा है x मिल गया, यानी अगर हम आपसे कहें f4 की वैल्यू क्या मिल जाए, 4 मिल जाए, वही मिल जाए, f5 की वैल्यू क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, ठीक है। यानी आइडेंटिटी फंक्शन इट इज ए फंक्शन व्हिच एसोसिएट द एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन टू इटसेल्फ, मतलब डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो कनेक्शन उसी खुद से ही हो जाता है। x का x से ही होगा, y का y से ही होगा, तो यानी 4 का 4 से होगा, 5 का 5 से होगा। इन फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग f की जगह पे f ना यूज करके क्या यूज करते हैं, i यूज करते हैं। बात समझ में आई इसको, ठीक है। तो इस तरह से होता है इसका i x इज इक्वल टू x। अब आप समझिएगा ये जो है फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बराबर में x है, तो ये किसके लिए डिफाइन है, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर, सो डोमेन विल बी व्हाट, रियल नंबर। बात समझ में आई। अच्छा एक चीज बताइए, जो डोमेन का एलिमेंट है वही रेंज का भी तो एलिमेंट है, तो आर एफ भी आपका क्या होगा, आर होगा।
अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ देख लीजिए आप लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा किया होगा। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट ले लीजिए, आई एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास x। तो चलिए अगर 1 पुट करते हैं इसमें तो 1 मिलता है, अगर 2 पुट करते हैं तो 2 मिलता है। तो यानी पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ से क्या मिला 1,1, दूसरा पॉइंट मिला 2,2। ठीक है, देख सकते हो 2 रखा तो 2 मिला, 2,2 पॉइंट हो गया। तो यहाँ प्लाट कर लीजिए 1 2 3, यहाँ से हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये हो गया 1,1, ये हो गया 2,2। अगर आगे देखा जाए तो I3 की वैल्यू क्या होगी, वो भी 3 हो जाएगा। तो इसका यहाँ से 3 पर जाएगा 3,3। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ ये। ठीक है, ये ग्राफ आप समझ लीजिए किसका है, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। यानी आई इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, ये आपको याद रखना है। अगला टाइप हमारा है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आपने सुना होगा 9th में, अगर आपने जनरल फॉर्म पढ़ा होगा पॉलिनोमियल का, वो हम आपको बताते देते हैं। a0 a1x a2x² a3x³ एंड सो ऑन an x टू द पावर n। ये जो पॉलिनोमियल है दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमने आपको बताया था कि जो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है वो एक फंक्शन ही है, उसका नाम पर्टिकुलर यहाँ पर हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे अभी आपको हमने बताया था f(x) इज इक्वल टू, जैसे कोई एग्जांपल ले लें, चलिए x³ + 3x² + 4x + 10। तो देख सकते हो ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखिए इसी टाइप का बनना, अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो इसको इस तरह से लिख सकते हो, 10 लिखो, फिर 4x 3x² x³। देखिए यहाँ से ये a0 की वैल्यू यहाँ से 10 है, ये देखिए a1 की वैल्यू यहाँ से क्या है 4 है, और a2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 है, और a3 की वैल्यू क्या है यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ले लिया जाएगा। तो ये देख सकते हो इसको, ये a1 a0 a1 ये सब क्या है, रियल नंबर है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से a1 a0 a1 a2 एंड an बिलोंग्स टू r। ठीक है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू w, होल नंबर है, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल में पावर कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो n बिलोंग्स टू w, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने जो एग्जांपल पढ़ा था f(x) इज इक्वल टू समथिंग 2 और i(x) इज इक्वल टू x, तो ये जो है ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। तो ये दोनों जो हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जाम्पल ही थे पर्टिकुलर, लेकिन इनको हमने दोनों आपको सेपरेट करके बताया है ये सारी चीज़ें। तो ये था इसका। अब इसका ग्राफ हम क्या बताएं, आपको ग्राफ बताएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्राफ बेस्ड ऑन डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर होगा तो कुछ और बनेगा, क्वाड्रेटिक होगा तो आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ, आप उसको देख सकते हो कैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ड्रा किया था। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिएगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए क्यूबिक होगा तो उसका अलग ग्राफ बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो हर चीज़ें यहाँ पर डिग्री पर डिपेंड करती हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इसमें नहीं, आप इसको इतना ही समझ लीजिए आगे। तो चलिए हम अगला भी पार्ट आपको बता देते हैं। तो चलिए हमारा अगला फंक्शन है रेशनल फंक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा था रेशनल नंबर होते हैं p/q के फॉर्म में, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ रेशनल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। वो भी बिल्कुल कैसे होगा हमारा, वो होगा f(x)/gx टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, रेशनल फंक्शन। ये जो f(x) और gx क्या हैं, f(x) एंड gx बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, x² + 4x + 3/x - x² - 4, देख सकते हो
ये आपका ऐसा फंक्शन है, इसको हम लोग कैसा फंक्शन बोलेंगे, रेशनल फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक पाइनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक पाइनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जी एक्स की वैल्यू ये है और एफ एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका रेशनल फंक्शन होगा। अब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। तो एक बात आपको हम बता दें कि ये जो रेशनल फंक्शन होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये सभी के लिए डिफाइन होता है, सिर्फ उनको छोड़कर जिस पर जी एक्स जीरो होता है। यानी कि दिक्कत कहाँ होती है कि जब डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये पता कर लें कि जी एक्स किन किन पॉइंट पर नॉट डिफाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट करो और यहाँ से x बराबर देखो क्या आता है, +-2 आता है। यानी एक 2 आया और दूसरा क्या आया, -2 आया। दो वैल्यूज़ मिली मुझे, ठीक है। दो ऐसे पॉइंट मिले जिस पर जो है ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस रेशनल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, 2 और -2 को। तो यानी इसका जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर से क्या माइनस कर देना आपको, 2 एंड -2। ये देखिए ये आपका डोमेन हो गया। या इसको दूसरी तरीके से ये समझ सकते हो, यानी यहाँ पर ये होगा x इज सच दैट x बिलोंग इन R एंड gx डज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी इसमें वही एलिमेंट आएगा डोमेन में, ठीक है, रेशनल फंक्शन के डोमेन में वही एलिमेंट आएगा जिसके लिए gx जीरो ना हो। अब इस एलिमेंट में ऐसा, इस डोमेन में कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जिस पर gx जीरो होता हो। क्यों? क्योंकि जिस पर जीरो हो रहा था उसको तो हमने बाहर कर दिया, R से हमने निकाल दिया उसको, 2 और -2 को। तो जो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा जिस पर gx कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था इसका प्रोसेस। एक और अगर एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे मान लीजिए x² + 4 x² + 3। जैसे मान लीजिए ये आपके पास रेशनल फंक्शन है, x² + 4 न्यूमरेटर में, x² + 3 डिनोमिनेटर में, ये आपका रेशनल फंक्शन है। अब इसका डोमेन की निकालने की बात करें तो डिनोमिनेटर देखो क्या है, x² + 3 है, x² + 3 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और +3 भी पॉजिटिव होगा, तो इनका सब हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी इट कैन नॉट बी 0। सो व्हाट इज द डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से हम लोग जो है इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चन में भी करेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसका डिनोमिनेटर हम जीरो पुट करके जो सोल्यूशन आएगा उसको हम रियल नंबर में माइनस कर देंगे, डोमेन निकल आएगा। और रेंज की बात रही, रेंज थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, थोड़ा सा वो लेंथी होगा, तो उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे कि रेशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12th और फर्स्ट ईयर में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT JEE वगैरह इस तरह के एग्जाम अगर आएंगे तो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये थोड़ा सा अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, स्पेशल होते हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर जगह डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी हर जगह लगभग दिख जाते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से बता दें आपको मॉड एक्स होता क्या है। पहले तो फंक्शन से बन लीजिए, मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स आपने देखा होगा। ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, ये होता है x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और -x कब होता है, जब x इज़ लेस दैन 0। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मॉड x की जो वैल्यू होती है या मॉडुलस ऑफ x जो होता है उसका जो है एज इट इज़ x कब हो जाता है, जब x 0 हो या 0 से बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मॉड 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, मॉड 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। मतलब जो अंदर है वही बाहर आ जा रहा है। कब, जब ये जो अंदर वाला जो है 0 से बड़ा हो या 0 हो। लेकिन अगर -4 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, +4 होती। लेकिन +4 आई कैसे, क्योंकि ये वैल्यू तो निगेटिव है, यानी -4 लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके आगे मुझे माइनस लगाना पड़ा, तो इसीलिए ये वैल्यू जाके +4 हो गई। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये अगर मॉड x जो है पॉजिटिव होता है तो यहाँ -x कैसे हो गया। भाई ये निगेटिव है और निगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया,
यानी इस केस में -x ग्रेटर देन 0 है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है, x निगेटिव है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल अगर हम आपसे बात कहें कि mod x जो होता है क्या होता है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यानी बेसिकली यहाँ से डोमेन क्या निकल के आया, डोमेन जो होता है वो होता है आपका R, क्यों, क्योंकि mod x जो होता है fx इज इक्वल टू mod x, ये जो होता है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जिस पर डिफाइन हो, चाहे आप कुछ भी निकालिए, कोई भी वैल्यू पुट करिए इस जगह पे, सबके लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और रेंज की रही बात रेंज की, तो mod x जो है होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो रेंज 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इसका रेंज हो जाएगा RF जिसको बोलते हैं, तो ये 0 से इनफाइनाइट, ये इसका रेंज हो गया और ये इसका डोमेन हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका था इसका निकालना। चलिए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ बहुत ही आसान है। ये है आपका x एक्सिस y एक्सिस, सो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, x एंड दिस इज y। देखिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए आप fx को हम y भी ले सकते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब x 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी x कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर होगा या x एक्सिस पर होगा, ऑब्वियसली x एक्सिस पर होगा। तो x 0 या 0 से बड़ा कौन सी, किसकी बात हो रही है, इधर की बात हो रही है, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन ऐसा है, ये क्या शो करता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर वाला पोर्शन क्या शो करता है, इधर वाला x इज लेस देन 0। यानी जब x इज ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो इस वाले एरिया में बात करेंगे, और जब x इज लेस देन 0 की बात होगी तो इधर बात करेंगे। तो आप एक चीज़ देखिए, केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या है, x है। ये देखिए y इज इक्वल टू क्या है, x है। तो y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो ग्रेटर देन 0 पर, आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो तो y 1 मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 लेते हो तो y 2 मिलेगा। यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन अगर आपको याद हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसे गया था, ये ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। लेकिन बात आती है जब केस सेकंड की, केस सेकंड क्या है, इफ़ x इज लेस देन 0, मतलब x निगेटिव है तो y बराबर -x था। यानी x बराबर अगर 1 लेते हो तो y -1 आता है, x बराबर 2 लेते हो तो y -2 आता है। यानी अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो देखा जाए तो x, देखिए सॉरी यहाँ गलत हो गया, क्योंकि x निगेटिव है तो निगेटिव में आप ये नहीं ले सकते हो। देखिए यहाँ से x आपको निगेटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि x क्या है, लेस देन 0 है। तो आप x की वैल्यू यहाँ से -1 रखोगे, पहले आप y ले लीजिए, तो x की वैल्यू आप -1 लोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी +1, और x इज इक्वल टू -2 लेते हो तो y इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्या मिला आपको, जब आपने -1 लिया तो y 1 आया, जब आपने -2 लिया तो y 2 आया। तो अब आप इसको यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, ये -1 है, ये -2 है, तो ये -1, 1 ये हो गया -1, 1 और -2, 2 ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये यहाँ हो गया -2, 2। तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा ये। ठीक है, तो ये है आपका y इज इक्वल टू क्या है, या ऐसा समझ सकते हो ये fx इज इक्वल टू x है, ये fx इज इक्वल टू -x है, या y बोल लो आप इसको चाहे तो। ठीक है, और ओवरऑल ग्राफ जो है वो mod x का ग्राफ है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका था इसका ग्राफ प्लॉट करना। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो सारी आपको जो है याद भी करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको अलग सेपरेट बताएंगे। ठीक है, अभी बेसिकली आप इतना ही समझिए मॉडल ग्राफ कैसे बनता है। अगर एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए मॉड में है x-2, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ बहुत ही आसानी से आप प्लॉट कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से,
इसका ग्राफ पहले तो आप क्या करो, इसका टर्निंग पॉइंट निकालो। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जो मॉड के अंदर लिखा होता है उसको बराबर में 0 पुट करो और जो भी वैल्यू आती है वही टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट 2 को प्लॉट कर दीजिए यहाँ कहीं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहीं से आपको 2 ब्रांच बना देनी इस टाइप की, जैसे पीछे बनाया था ये। तो ये आपका हो गया, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 और ये y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x माइनस 2। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा, ये इसको ओपन करोगे तो ये x माइनस 2 होगा जब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और x माइनस 2 कब होगा, जब x इज लेस देन 2। तो देख सकते हो जब 2 से छोटा तो ये ग्राफ जा रहा है, जब 2 से बड़ा तो ये ग्राफ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो बहुत ही आसान तरीका था। तो चलते हैं अगले भी क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, उनको भी हम आपको बता देते हैं। चलिए तो हम अगले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, बस आप इस चीज़ को देखिएगा हम कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये इस फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एक्स को अंदर रख लेना है, ये इस फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये होता है, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, देखिए इसके इंटीजर से नाम ही है और ग्रेटेस्ट से इसी से डिफिनीशन भी बना सकते हो आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो वैल्यू होगी जो लेस देन आर इक्वल टू एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे हम एक एग्जांपल बात करें 1.41, इसकी वैल्यू क्या होगी, समझिएगा इस चीज़ को। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि मुझे इंटीजर लेना है जो 1.41 से लेस हो या इक्वल हो और वो भी सबसे बड़ा हो। अब आपको पता है, अगर रियल लाइन में बना दूं यहाँ से, इस रियल लाइन पे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इधर आएगा -1 -2। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। पहले आप बताइए 1.41 कहाँ आता है, तो ये कहीं यहाँ कहीं आएगा 1.41, इसी के बीच में कहीं आएगा, सिंपली ये है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे इंटीजर्स लेने हैं, वो सारे इंटीजर जो इसके बराबर हों या इससे छोटे हों। अब आप बताइए, इसके बराबर में तो इंटीजर नहीं मिलेगा, इससे पीछे ही मिल सकता है छोटा इंटीजर। तो इससे लेस इंटीजर जो हैं कौन कौन से हैं, -2 0 0 1, इधर आओगे तो -3 -4, इधर से ये सारे इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स हैं ये सारे इंटीजर्स के हैं लेस देन 1.41। ये सारे इंटीजर 1.41 से क्या है, छोटे हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आप, जैसे आप एग्जांपल ले लो 4.5, इसकी वैल्यू अगर हम आपसे पूछें क्या होगी, तो मुझे बताइए 4.5 कहाँ आएगा। इसको देखोगे इधर, ये यहाँ से 4, ये 5, यहाँ कहीं आएगा 4.5। तो 4.5 से छोटा या उसके बराबर कौन कौन से इंटीजर हैं, 4 3 2 1 0, ये सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4 है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो, यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये डेसिमल वाला पोर्शन हट जा रहा है, सीधे वही आ जा रहा है। देखो यहाँ से ये 0.141 चला गया, 1 आ गया। अगर हम आपसे कहें 3.16 की वैल्यू क्या होगी, सीधे बताइए क्या होगी, 3 होगी। 1.21 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना, तो आसान तरीका है, बस केवल निगेटिव में थोड़ी सी दिक्कत होती है। निगेटिव वाला आप समझ लीजिएगा। निगेटिव वाला कैसे समझेंगे, देखिएगा इसको, -1.2 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे समझेंगे। -1.2 आएगा कहाँ, पहले तो ये समझिए। तो ये 1 है, ये 0 है, ये -1, ये यहाँ कहीं आएगा -1.2, यहाँ कहीं आएगा। अब आपको बता -1.2 के इक्वल या छोटा कौन कौन सी इंटीजर है, -2 है, -3 -4, ये सारे पीछे वाले इंटीजर्स आएंगे। तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी इंटीजर्स कौन सी वैल्यू होगी, -2 होगी। तो देखिए यहाँ से ये -1 नहीं आया,
बात समझ में आ रही है? तो यानी अगर आपको याद करना तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जितना लिखा होगा उसमें एक इंक्रीज कर दीजिए और उसके आगे माइनस लगा दीजिए। जैसे हम आपसे कहें -3.4 इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, तो यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 में एक बढ़ाइए, कितना आया 4 आ गया, तो 4 हो जाएगा और उसके आगे माइनस लगा दीजिए पीछे। ठीक है ना, सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको समझेंगे। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा एक चीज़ देखिएगा, जो ये ग्राफ है इसका वो इंटीजर वैल्यू देता है। फंक्शन वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू आती है हर बार इंटीजर वैल्यू ही आ रही है। रियल नंबर आप कुछ भी लो इंटीजर ही देता है ये। मतलब इनपुट आप रियल नंबर ले रहे हो, आउटपुट दे रहा क्या, इंटीजर दे रहा है। यानी अगर हम आपसे कहें डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आर होगा। लेकिन अगर हम आपसे बोले रेंज क्या होगा, तो वो होगा इंटीजर या फिर जेड। इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे वो देख लीजिए। देखिएगा एक केस देखिएगा, इफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन 1, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इधर क्या है -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब आप देखिए इसका क्या मतलब है, 0 से 0 या 0 से बड़ा, 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, यानी इसकी बात हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बात और समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, अगर हम वैल्यू 4 पूछे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 की वैल्यू तो 4 होगी, और ये 5 की वैल्यू होगी तो 5 होगी, और 6 की वैल्यू पूछे तो 6 होगी, -2 की वैल्यू पूछें तो -2 ही होगी। मतलब अगर इसके अंदर इंटीजर है तो एज इट इज़ वो वही बाहर आ जाता है। यानी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, वो x कब होगा, जब x बिलोंग इन i। मतलब अगर x इंटीजर है तो वो सीधे सीधे बाहर आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ से। जब 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा, बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी, क्योंकि आप बताइए यहाँ पे इसके बीच में 0.5 भी अगर लेते हो, 0.5, तो 0.5 की वैल्यू भी 0, क्योंकि 0.5 से लेस कौन सा इंटीजर है, 0, -1, -2, -3, -4, सबसे बड़ा 0, तो 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 0 पे 0 ही रहेगी। मतलब इस अंतराल में आप रहोगे तो इसकी फंक्शनल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी हम वैल्यू 0 से लेकर 1 तक तो जा रहे हैं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू हमेशा 0 मिल रही है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनना है, और 1 पे जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू अगर हम आपसे कहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होती, तो यहाँ पर इसका वैकेंट स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आपसे कहें x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, यानी इस बार हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो यानी 1 की पर वैल्यू क्या मिलेगी, ये इधर ले लीजिए 1, ये 2, ये 3। अब आप देखिए ये 1 से 2 के बीच की बात हो रही है, तो 1 पर तो 1 वैल्यू मिलेगी यानी ये, और 1.1 होगा, यानी 1.1 की वैल्यू अगर आप कहोगे तो भी 1 होगी, 1.2 की वैल्यू तो भी 1 होगी, है ना। मतलब 2 से छोटा जो भी वैल्यू लोगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही मिलेगी। यानी इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। यानी कि इसके बीच में ग्राफ आपका ऐसे वेरी करेगा, देखिए ऐसे, इस तरह से वेरी करेगा। और जैसे ही 2 पर आओगे तो 2 पर वैल्यू सीधे 2 पर जंप कर जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यानी अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, लेस देन 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 हो जाती है। यानी इसका ग्राफ कुछ इस समय ऐसे चलेगा ये, और अगर आपको याद हो ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर इसी तरह से निगेटिव डायरेक्शन में आ जाओगे, यानी इधर से 1 से 0 तक की बीच की बात करें, तो इसमें कैसे आप समझोगे इस चीज़ को, तो इसको भी समझ लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, इफ़ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको याद है इसकी वैल्यू इस अंतराल में जो होगी वो हमेशा क्या होगी, -1 वैल्यू देगा। यानी कुछ ग्राफ इसका ऐसे चलेगा, ये अगर ये -1 है, ये -2 है, ये -3, तो कुछ ग्राफ ऐसे चलेगा ये,
और यहाँ पर वैल्यू वैकेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि जीरो पर तो जीरो वैल्यू मिलती है ना, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी जीरो पर, तो इसका ग्राफ ऐसे चलेगा कुछ, और इसके अंतराल में आओगे तो कुछ ऐसे चलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो ये हमने आपको डिफाइन भी कर दिया है, इसको आपको समझना भी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका था। कुछ रिजल्ट भी उनको रिजल्ट भी हम आपको बता देते हैं, वो रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो चलिए वो भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होगी, समझिएगा इस चीज़ को। ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस x ये दो तरह की वैल्यू देता है, समझिएगा इस चीज़ को। अगर ये वैल्यू अगर x z में बिलोंग करता है, z मतलब या i समझ सकते हो या इंटीजर, z इंटीजर है, ठीक है, z में बिलोंग करता है तो क्या होगा बताइएगा यहाँ ध्यान से। अगर z में बिलोंग करता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी, जीरो वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इंटीजर होगा तो सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसकी वैल्यू माइनस x हो जाएगी, कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका था। अगर ये वैल्यू z जो है x जो है z में बिलोंग नहीं करता है, तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू -1 होती है। वो देखिए कैसे, चलिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। 1.1 की वैल्यू निकालते हैं और प्लस 1.1 माइनस में इसकी वैल्यू निकालते हैं, दोनों की वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या होगी, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने बता रखा हो इसकी वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है तो हमने बताया था ये 1 लिखा, 1 में 1 बढ़ाओ 2, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप कोई भी वैल्यू देख लीजिए, आप रख के देख लीजिए, इसका आंसर यही आने वाला डेफिनेटली। तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं, यानी बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो आपका जो सम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस और ये माइनस x, इसका मान हमेशा -1 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस था, इसकी प्रॉपर्टी थी। अगर और आपको याद रखना है तो एक और फार्मूला आपको याद कर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होगी जब x बिलोंग इन z। देखिएगा, जब x बिलोंग इन z हमने बता रखा हो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इससे देख सकते हो, अगर z में बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो, ये -x बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये अगर -4 की वैल्यू हम आपसे पूछें, ठीक है, तो ये -4 इस तरह से लिखा जा सकता है, ये -4 हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब इंटीजर वैल्यू देगा तो इसी तरह से ये माइनस बाहर हो जाएगा, ये प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, यानी 2 × ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर ये x z में बिलोंग नहीं करता है तो तब आप देखिएगा इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे। तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये है x प्लस माइनस x का होता है -1, जब x z में बिलोंग नहीं करता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो गया 1 + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब x डज नॉट बिलोंग इन z। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बहुत सारे पॉइंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, लेकिन हम क्वेश्चन को देखकर हम सारी चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में फिर आपको जो है फंक्शन के बारे में, डोमेन और रेंज कैसे निकाले जाते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो इस वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बात और बता दें, अगर आप फर्स्ट ईयर क्लास में हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि ये 12th में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वहाँ पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं चेक करने के लिए वहाँ पर इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन आ जाता है। तो पहले आपको ग्राफ पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।